हेलो डियर लर्नर्स, आप सब कैसे हो। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू चैप्टर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सो हमारे चैप्टर का नेम है एंड चैप्टर नंबर इज 11th। सो द चैप्टर नेम इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सोचिए, इम्पॉर्टेंट है, हमारी हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हिस्ट्री का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है। सबसे पहला ऐसा वॉर जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था, तो वो है हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस वॉर के बारे में हम एक एक चीज देखेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजंस रहे, इंडियंस ने ये वॉर क्यों किया। ठीक है, ये सारी चीजें स्लोली स्लोली हम इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये रिवॉल्ट जो हम 1857 पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो, आपको कोई भी डाउट ना रहे इसको लेके। तो लेट अस स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर विद अ स्माइल ऑन योर फेस। चलिए अब हम शुरू करते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्यूमुलेट ग्रीवेंस ऑफ पीपल अगेंस्ट द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिशर एंड देखिए, कोई भी हम आज के टाइम पे जितने भी हम मोस्टली हिस्ट्री में लॉ वॉर पढ़ रहे हैं, रिवॉल्ट्स पढ़ रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही हुए थे। ठीक है, आपको मैं ये एक चीज बताऊं, अगर ये रिवॉल्ट का थोड़ा समरी दूं ताकि अगर हम आगे हम थोड़ा करें तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता हो कि ये रिवॉल्ट क्यों हुआ था। ये इस टाइम की बात है जब ब्रिटिशर्स आर्मी में इंडियन सोल्जर्स भी थे। ठीक है, तो उस टाइम पे उनकी जो नई राइफल्स आई थी, ठीक है, आपने देखा होगा, गन टाइप समझ लो। ठीक है, उस गन टाइप वो नई उस टाइम पे उन्होंने ब्रिटिशर्स ने लॉन्च की थी अपनी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो गन्स होती थी, जो एयर राइफल्स होती थी, उसको करने के लिए सबसे पहले ना उसमें एक शीट सी होती थी, वो रिमूव करनी होती थी। और वो शीट जो थी गन की, वो किससे बनी थी? एनिमल के मीट से बनी होती थी, बिग के सुअर के मीट से बनी होती थी। ऑफ कोर्स इंडियंस कैन नॉट अपने मुंह से वो नहीं हटा सकते थे वो शीट्स को जो गन पे लगी होती थी। तो इसके खिलाफ जब इंडियंस ने कहा कि हम ये राइफल्स यूज नहीं करेंगे, हम इसको ओपन ही नहीं कर सकते बिकॉज ये एनिमल मीट से बनी है, हम तो वी आर नॉट, है ना, हम नहीं इसको ओपन कर सकते। तो उसमें से जो सबसे पहला नाम आया था मंगल पांडे का आया था, जिन्होंने विरोध किया इसका कि वी कैन नॉट यूज दीज एयर राइफल्स। तो उन्होंने फिर सीधा वो सुन के ब्रिटिशर ने उनको शूट आउट कर दिया। फिर ये रिवॉल्ट बन गया एक नेशनल रिवॉल्ट, अलग अलग जगह से, दिल्ली से, कानपुर से, अलग अलग हमारे स्टेट से, झांसी से लेके अवध से लेके सारे स्टेट्स में लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कॉजेस तो थे ही, पहले से वो इकोनॉमिकली हर चीज में वो स्ट्रगल कर रहे थे इंडियंस को, क्योंकि उनको इतना ज्यादा टैक्स वगैरह पे करना रह रहा था। सोशली वो वैसे ही बहुत ज्यादा उनकी सोसाइटिकल रहने की दिक्कत इतनी हो गई थी। तो वो तो दिखते थे ही, ऊपर से जब उन्होंने मंगल पांडे को शूट आउट कर दिया इस चीज को लेके, तो फिर पूरा इंडिया ही रिवॉल्ट के उसमें आ गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये एक छोटी सी समरी थी, अब हम इसको डेप्थ में एक एक चीज को देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी। द रिवॉल्ट इज द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द हिस्ट्री इन इंडिया। हमने पढ़ा है ये एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है हिस्ट्री में हमारे। नाइदर इट इज सडन नॉर इट इज लिमिटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया में, ये पूरे नेशनल वाइड ये मूवमेंट उभर के आया। ठीक है, द रिवॉल्ट विच अपीयर्स टू बी मिलिट्री, जो मिलिट्री सरफेस पे था वो ऐसा नहीं है, उसमें सारे लेबर से लेके, ट्राइबल पीपल से लेके, सोल्जर से लेके सब इकट्ठे हुए। हमने देखा था पहले ट्राइबल्स अपने अलग रिवॉल्ट्स कर रहे हैं, फार्मर्स अपने अलग रिवॉल्ट्स कर रहे हैं, और अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग रिवॉल्ट, पर इस रिवॉल्ट के बाद सारे के सारे एक साथ खड़े हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिवॉल्ट ने सबको एक साथ जुट किया कि हम एक साथ लड़ेंगे हम ब्रिटिशर्स से। पहले क्या हो रहा था, थोड़े थोड़े कम्युनिटीज अपने अपने लेवल पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो ब्रिटिशर्स को इतना नहीं उसको लगा, ब्रिटिशर्स कहते कोई बात नहीं अभी कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएंगे, हो जाएगा। बट जब इसके बाद विरोध प्रदर्शन लोगों ने शुरू किए तो ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा हुआ कि नहीं, अब हमारा नुकसान हो सकता है अगर हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, it shook the foundation of British Empire in India and some points of them British rule will end at come to end। ठीक है, ये एक ऐसा रिवॉल्ट था जिसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा क्या हमारा फिनिश तो नहीं हो जाएगा चैप्टर, इतना हार्शली लोग
रिवॉल्ट पे उतर गए थे। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट एक पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर एरिया के नहीं थे, पूरी कंट्री, पूरा हमारा स्टेट्स के जितने लोग थे वो उतर गए थे मैदान में। कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, क्या रिवॉल्ट के कॉजेज रहे? ठीक है, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रीजन क्या था? इकोनॉमिकली तो पैसों से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं वो टैक्स और हाई उनको इंटरेस्ट देना, मनी लेंडर्स उनके साथ जो नाइंसाफी कर रहे थे, ये सब का नतीजा तो होगा ही होगा, है ना। वो ये सब का नतीजा एड अप हो गया एक तरीके से, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, हमारे जितनी भी कंट्री, इंडिया की जितनी भी पावर को जो उन्होंने हड़पा है एक तरीके से, है ना, वो इसका ही रिजल्ट है। अंडर द ब्रिटिश रूल ऑल द हाई पोस्ट वर रिजर्व फॉर द यूरोपियंस। हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता था, जितनी मेन हाई पोस्ट है वो अपने ही कैंडिडेट्स को रखते थे, और इंडियंस को जस्ट एक तरीके से पपेट की तरह यूज किया जाता था, कि जहां पे उनको लगे कि हाँ मुझे इनको अपने इशारों पे नचाना है, तो वहां पे इंडियंस एंड जो मेन डिसीजन लेने की पावर्स है ना, जो मेन उनके पोजीशंस है, दे आर होल्ड बाय द यूरोपियंस, और उनके कैंडिडेट्स जो वो चाहते हैं। न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, जब न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स आए, जमींदारी सिस्टम्स आए, उससे तो बिल्कुल ही उनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, सब्सिडी अलायंस आई, इससे तो बिल्कुल ही एक तरीके से डाउनफॉल हो गया उसका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? अंडर द बर्डन ऑफ एक्सेसिव टैक्स। देखिए, टैक्स की तो बात होगी, अगर लैंड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उनकी इतने डेप्थ हो गए थे कि वो बिल्कुल उससे उठ ही नहीं पाए, है ना। प्लीजेंट बिकेम सो हेविली, मतलब उनपे जितना लैंड का बोझ हो गया था, क्योंकि उनको इतना पे करना पड़ रहा था, वो उनके लिए बेनिफिट नहीं था। ब्रिटिश रूल ऑल्सो मिजरेबल टू आर्टिसन एंड हैंड क्राफ्ट्समैन, मतलब चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी हो, हैंडक्राफ्ट कम्युनिटी हो, आर्टिजन्स हो, सबको उन्होंने इफेक्ट किया था। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर डिस्करेज इंडियन हार। देखिए, ब्रिटिशर ने हर कोशिश की कि इंडियन प्रोडक्ट्स को हटा दिया जाए और उनके प्रोडक्ट्स, उनकी चीजों को प्रमोट किया जाए। आज के टाइम पे भी यही हो रहा है, इंडियन प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, नहीं इतने यूज हो रहे एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि वो चीपर है। अब इंडिया के कोई प्रोडक्ट वो अगर 5 रुपीज का मिल रहा है, और वही अगर आउटसाइड कोई बाहर का प्रोडक्ट है वो लोगों को 3 रुपीज का मिल रहा है, तो वो क्यों 3 रुपीज वाला नहीं लेंगे, है ना। क्यों 5 रुपीज, उनको लगेगा 2 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा देने वाले हैं, और वो प्रोडक्ट जो 3 रुपीज का मिल रहा है वो ज्यादा अफोर्डेबल है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है एज कम्पेयर टू 5 रुपीज वाले। तो इसी तरीके से ब्रिटिश ने फॉलो पॉलिसी की थी कि इंडियन गुड्स को हम हटा देंगे और अपने गुड्स को प्रमोट करना। हाईली स्किल्ड इंडियन क्राफ्टमैन वर डिप्राइव देयर सोर्स ऑफ इनकम। जो हमारे इंडियन की इतने हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स थी ना, उनको उन्होंने बिल्कुल ऐसी स्थिति में कर दिया, उनके सोर्स ऑफ इनकम ही जीरो हो गई एक तरीके से। द अवध वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ, देखिए उनमें क्या होने लग गया धीरे धीरे करके। देखिए आप यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ना, ये सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स है बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज, बाय द पीपल ऑफ इंडिया, और यही प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर, अपने अकॉर्डिंगली उनको सेल करना शुरू किया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुछ सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस क्या है। सोशल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस में देख लेना आपने क्या क्या चीजें, इसमें टैक्स से रिलेटेड चीजें आ गई, जो उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया, धीरे धीरे करके जो उन्होंने टैक्स ज्यादा उन्होंने लगाया, तो वो इकोनॉमिक कॉज बने उसके रिवॉल्ट के। फिर हम पढ़ते हैं कुछ सोशल एंड रिलीजियस कॉज। यहाँ पे ना लोगों को स्पेशली मैं बताऊँ ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है। यहाँ पे जो इंडियंस है ना, उनको क्रिश्चियनिटी, डिफरेंट धर्म्स में उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया कि आप यूरोपियंस हो, आप इंडियंस हो। ठीक है, उनको गलत गलत वर्ड्स यूज किए गए जो इंडियंस थे, और उनको अपना धर्म चेंज करने पे फोर्स किया गया, यू हैव टू चेंज योर कल्चर, रिलीजन एंड ऑल दीज थिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग स्पेशली चार्ज कन्वर्ट इंडियन इनटू क्रिश्चियनिटी। इनको सोशली जो लोग थे उनको अपने धर्म को चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक्टिविटीज, जो उनकी एक्टिविटीज होती थी, वुमेन्स को एजुकेशन, फील्स एट द एजुकेशन द ब्रिटिश आर गोइंग टू काउंटर द सिविलाइजेशन। ठीक है, उनको उनके रिलीजियस सेडिमेंट्स को हर्ट किया गया, मतलब एक तरीके से जितना उनसे पॉसिबल हो सके, जितनी वो उनको तरीके से बैडली बिहेव कर सके, उतना उन्होंने सब कुछ किया। ठीक है, बट उन्होंने कुछ चीजें अच्छी भी की, जैसे एब्लॉइशन ऑफ कस्टम, सती प्रथा को बैन किया गया, ये वुमेन गर्ल्स की एजुकेशन, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो उन्होंने अच्छे किए गए। क्योंकि ऑफकोर्स सारी चीजें खराब करेंगे तो उनका क्या रह जाएगा,
है ना, जब उनको लगता था कि हमारी सिचुएशन हमारे हाथ से कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो वो कुछ पॉजिटिव चीजें कर देते थे, जैसे सती प्रथा को बैन करना, है ना, एंड आपकी ये विडोज रीमैरिज एक्ट पास करना, गर्ल्स की एजुकेशन करना, ये सब चीजें करने लग गए, ठीक है, ताकि वो थोड़े पोर्शन ऑफ वुमेन्स को अपनी तरफ कर पाए, है ना। तो ये सारे हमारे सोशल कॉजेज में आ जाएंगे। अब पॉलिटिकल कॉजेज क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल कॉजेज फॉर पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो जाएंगे। लॉर्ड डलहौजी पंजाब और ये सारी चीजों को उन्होंने अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से काफी जगह उनकी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हो गई थी, ठीक है। फिर नवाब, ये देखिए आप, इसमें जो भी पेंशन से रिलेटेड या नाना साहब से लेके, मतलब जितनी चीजें वो कर पा रहे थे ना, उन्होंने हर चीजों का यूज किया और अपनी तरफ, अपनी जनता को अपनी तरफ कर लिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं द इंडियंस हेल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल स्टेट थ्रेटिंग अबॉर्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स टू द क्वेश्चन एट टाइम, ठीक है। देन जैसे रिप्रेजेंट द एक्शन टू हर्ट द पेट्रियोटिक ऑफ डिग्निटी ऑफ देम। देखिए जितनी तरीके से उनकी डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ये जितनी चीजें वो कम कर सकते थे वो बिल्कुल उन्होंने किया। तो ये उनके सोशल कॉजेज हो गए। अब मिलिट्री कॉजेज में, अब इंडियन के पास जितनी मिलिट्री थी वो बहुत कम हो गई एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर सोल्जर के पास मिलिट्री। उनके पास काफी अच्छा खासा मैं कहूँ मिलिट्री पावर हो गई थी, वेल स्टैब्लिश मिलिट्री हो गई थी, कि अगर वो क्योंकि इंडियंस के पास जितनी थी वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले ली थी, तो उनके पास तो एक तरह से कुछ भी नहीं पड़ा। कॉलोनियल रूल के पास ना मिलिट्री स्ट्रेंथ ही बहुत अच्छी हो गई, इसलिए तो वो अपने धीरे 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 करके उन्होंने सारी चीजों को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। फिर उनको क्या करने लग गए, हर चीज से आप कह सकते हो कि हर जगह से उनको इसी तरीके की ट्रेनिंग, सोल्जर को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है। उनके लिए मतलब उनकी में टेक्नोलॉजी लेके रिक्रूटमेंट ऐसे करें, ठीक है, ताकि वो उन लोगों को आगे रिवॉल्ट हो तो वो ठीक से अपना अच्छे से लड़ पाए, ये चीजें थी। अच्छा, तो अब हम रिवॉल्ट पे ही मूव करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, पॉलिटिकल कॉज का, इकोनॉमिक कॉज क्या रहा है इस रिवॉल्ट के पीछे, ये चीजें हमने देखी। अब रिवॉल्ट के बारे में जानते हैं। देखिए जो चीजें यहाँ लिखी है ना, वही चीजें आपको मैंने पहले बताई थी कि वो जो गन और वो चीज यूज कर रहे थे, तो उसके खिलाफ मंगल पांडे ने आवाज उठाई। वो एक यंग बॉय था, 19 मार्च 1857 में, ठीक है। उन्होंने जो ऑफिसर थे उस टाइम पे, उनसे कहा कि वी कैन नॉट यूज दिस टाइप ऑफ गन, और मेरठ में उनको सीधा का सीधा हैंग कर दिया 9th of March, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सोचिए, फिर उस टाइम पे काफी इंडियंस को क्या किया उन्होंने, जैसे मंगल पांडे ने स्टेप किया, काफी इंडियंस ने भी कहा कि हमें नहीं, हम वी कैन नॉट यूज दिस टाइप ऑफ गन्स। उनको क्या कर दिया, उनको कोर्ट मार्शल, उनको जेल में डाल दिया, इम्प्रिजमेंट कर दिया, आधे से ज्यादा लोगों को इम्प्रीज कर दिया, कुछ लोगों को डेथ शूट आउट कर दिया, जिन्होंने कहा कि ये सारी चीजें। तो जैसे ही ये सब घटना हुई हमारे इधर, अलग अलग जगह में अलग अलग लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। दिल्ली से बात करें, बहादुर शाह जफर खड़े हुए, ठीक है। रेड फोर्ट से उन्होंने दिल्ली से ये मार्च निकाली, ठीक है। ये कुछ छोटी चीजें थी जिसमें हमको बस मेन पता होना चाहिए रिवॉल्ट का किस रीजन पे ये रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, और कितने सोल्जर इसमें मारे गए, ठीक है। और फिर उसके बाद डिफरेंट रीजन में कौन स्टैंड आउट हुआ। जैसे दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर स्टैंड आउट हुए, वो एकदम उन्होंने कमान संभाली कि हम रिवॉल्ट पे निकलते हैं। कैसे इन्होंने हमारे लोगों के साथ ऐसे किया, कैसे हमारे लोगों को इम्प्रीजमेंट की दिया, कैसे लोगों को हमें शूट आउट किया, कैसे मंगल पांडे को इसलिए शूट आउट कर दिया कि उन्होंने मना कर दिया था, ये सारी चीजें। ये लास्ट रूलर थे हमारे मुगल एम्पायर के, ठीक है। इस रिबिलियन में हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स की डेथ हुई, आप इस फोटो से भी देख सकते हैं, है ना, कितने लोगों को मारा गया इसमें, और कितने लोगों को इन्होंने मतलब अपने अंडर करने की कोशिश की, ठीक है। ब्रिटिशर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग सेवरल ऑफिसर कैप्चर ड्यूरिंग द पब्लिक ऑफिस, ठीक है। काफी लोगों को, रिवॉल्ट, जनरल बख्त खान ये भी थे इस टाइम पे, इनके थ्रू रिवॉल्ट उस टाइम पे ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर जो मुगल के शासनकाल थे। न्यूज ऑफ इवेंट ऑफ मैराथन दिल्ली स्लो रीच ऑन द कैलकाटा में पहुंची, ठीक है, अलग अलग जगह में, इंग्लैंड में भी पहुंची, ठीक है। धीरे धीरे करके कानपुर, बरेली, अवध, झांसी, इन जगहों में भी गया। अब कानपुर से कौन लड़ रहे थे, हमारे तात्या टोपे, ठीक है, ये कानपुर के लीडर थे, ठीक है। सब जगह से। अब बहादुर शाह जफर, कोई आपसे पूछे कहाँ से थे, ये दिल्ली से इन्होंने रिवॉल्ट का
प्रदर्शन शुरू किया, ठीक है, मेरठ टू दिल्ली, ठीक है। और जो अगर कानपुर से बात करें, नाना तोपे, ठीक है। तो नाना साहब जी थे हमारे जिन्होंने कानपुर से अपनी लड़ाई शुरू की, ठीक है। द नाना साहब गॉट सोल्जर, देखिए, एंड एक्सपेक्ट ब्रिटिशर गैरिसन फ्रॉम कानपुर, ठीक है। ही डिक्लेयर हिमसेल्फ गवर्नर अंडर एम्पायर ऑफ बहादुर शाह जफर के टाइम पे ये एम्पायर भी थे। द ब्रिटिशर वर अनप्रिपेयर, ठीक है, ब्रिटिशर्स बिल्कुल इस चीज को लेके प्रिपेयर नहीं थे कि दिल्ली टू दिल्ली अब अलग अलग जगह से हमारे लिए विरोध प्रदर्शन होगा, ठीक है। On June 25, there were Britisher women and children leave Kanpur from Allahabad. 40 boats were carried of Britisher community to Allahabad and these boats fired upon their leave. ठीक है, फिर धीरे धीरे करके देर massacred Britisher women, children, soldier on the boats और troop and नाना साहब, ठीक है। धीरे धीरे अब अवध में पहुंचे ये लोग। ओके, अब अवध से बेगम हसरत जी थे। कौन लेड हुआ था? बेगम हसरत जी, ठीक है। अवध को जिन्होंने लीड आउट किया था वो ये थे। ये बहुत ब्रेव लीडर थी वहां की, ठीक है। ब्रिटिशर ने इनको कहा था, ठीक है, इन्होंने एक तरीके से अपने को किया। ये इसमें यही चीजें लिखे, इट हैज टाइम टू फोर्टिफाई द रेसिडेंट कंपाउंड एंड प्रोवाइडेड शेल्टर टू द ब्रिटिशर फोर्स एंड मैन एंड वुमेन। द सरपॉय लेड टू रेसिडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। अवध से कौन थी? बेगम हसरत। फिर हम झांसी से देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई, हम सबको पता है, नाम सुना है बहुत सारी चीजें, तो ये इन्होंने लेड किया था झांसी से, ठीक है। ये यंगेस्ट वहां की यंगर लीडर थी, झांसी की रानी, ठीक है। ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नॉलेज द रानी लक्ष्मीबाई यंग अडॉप्ट देयर होम ऑफ थ्रो, दिस मेड टू डिसीव टू जॉइन द रिबेलियन, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके झांसी में भी इनका रिवॉल्ट एंड ट्रूप्स को मैनेज करने के लिए इन्होंने वहां से लड़ा। अदर एरियाज, अब कौन कौन से एरियाज में आपको मेन पता नहीं, झांसी में कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। बेगम हसरत कहाँ से थी? बेगम हसरत अवध से थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब हम पढ़ते हैं अदर एरियाज कौन कौन से थे। अपराइजिंग ऑल्सो स्प्रेड अदर स्टेट, जैसे बिहार साइड में कुंवर सिंह थे, ठीक है, और बरेली से खान बहादुर खान थे, ठीक है। ये सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने किया। अब सस्पेंशन कैसे ये थोड़ा विरोध कम हुआ, ठीक है, उसके क्या क्या रीजन थे। मिड 1859 रिवॉल्ट वॉलेंट्री क्लैश, थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है। इट वॉज नॉट नेसेसरी टू फॉलो द कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश टू पुट डाउन द ग्रेट रिवॉल्ट, बट इट इज सेड दैट द पॉपुलर रिवॉल्ट इन नॉर्थ इंडिया हैज बीन एविडेंस बाय ब्रिटिशर ऑपरेट अगेंस्ट द एंटायर विलेजेस ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस वेयर द अपराइजिंग टुक प्लेस। मेन ऑफिसर्स देखिए, यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए दिल्ली से, ठीक है, लखनऊ से, ये ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स थे, ठीक है। इन द इवेंट सेवरल नेटिव प्रिंसेस 6 सर्टेन सेक्शन सपोर्टेड ब्रिटिशर ऑपरेशन बिसाइड डेक्कन साउथ इंडिया वर लार्जली पैसिव। तो इन्होंने क्या किया कि काफी चीजें इंडियंस की मानी। फिर जब इनको लगा कि ये रिवॉल्ट काफी बढ़ रहा है तो ब्रिटिशर्स फिर हुए, उन्होंने फिर बोला नहीं ऐसा हुआ है, हम इस पे पूरा जांच पड़ताल सारी चीजें करेंगे ताकि थोड़ा ये मतलब कम डाउन हो जाए। रीजन ऑफ फेलियर, अब ये रिवॉल्ट का रीजन ऑफ फेलियर क्या था? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज लिमिटेड टू द एरियाज। देखिए यहाँ पे ना कुछ ही एरियाज में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, सारे में नहीं हुआ। हमने दिल्ली से पढ़ा, झांसी से पढ़ा, अवध से पढ़ा, यही एरियाज थे। इतने कम एरियाज में अगर कोई प्रदर्शन होगा तो लार्ज स्केल पे तो होगा नहीं, है ना। लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री, काफी कंट्री के लार्ज पार्ट अभी भी इतने ज्यादा वो नहीं थे, ठीक है। तो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर्टिकुलर मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल एंड बर्निंग प्लीजेंट क्लास अवध, वो लोअर सेक्शन अभी भी इस रिवॉल्ट से बाहर थे। मिडिल क्लास नॉर्मली कुछ अमाउंट ऑफ लोग ही इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। रिवॉल्ट इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, ठीक है, कि वो इतने अच्छे से वो चीजों को कर पाए। लैक ऑफ प्लानिंग थी, ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा नहीं किया था, लीडर उनके पास इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। कॉमन प्लान नहीं था उनके पास, मतलब उनके प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन सारी चीजें नहीं थी। इसकी वजह से विरोध ये काफी लार्ज स्केल पे नहीं उभर के आया, ठीक है। म्यूचुअल जेलिसी थी सब में, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस की वजह से वो वॉर कम हो गया। इम्पैक्ट क्या पड़ा? अब उसका इम्पैक्ट तो कुछ तो पड़ेगा, है ना। तभी तो ये रिवॉल्ट का कुछ तो बस इतने लार्ज स्केल पे हुआ था, है ना। कभी भी इतने लार्ज स्केल में ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुआ जो इसमें हुआ तब भी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन ऑफ, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था तब इतने में।
अब ब्रिटिशर को कुछ तो करना था लोगों को खुश करने के लिए, अगर वो नहीं करते तो फिर उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती, तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की। द एक्ट इतने प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हु हैज बीन असिस्टेंट एडवाइजर। देखिए इन्होंने ना थोड़ी थोड़ी चीजों में ना इंडियंस को भी पार्ट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पता चल गया ठीक है कि अब ऐसे करने से तो लोग हम पे फिर भरोसा ही नहीं करेंगे, है ना, ऐसा ना हो कि हम लोग का ही एकदम फिनिश हो जाए। द ब्रिटिशर आफ्टर द रिवॉल्ट 1857 द ब्रिटिशर रूल इन इंडिया मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ पॉलिसीज आई, ठीक है। दे स्टार्ट प्रोटेक्टिंग एंड फॉस्टरिंग द प्रिंसी ऑफ इट्स पपेट, ठीक है। उन्होंने सोशल रिलीजियस सर्वाइवल जेलेसी, ये काफ़ी चीज़ें उन्होंने, जो हार्श ट्रीटमेंट मुस्लिम का था, ठीक है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने थोड़ी बहुत सही करनी शुरू कर दी, ताकि हमारा ये रिवॉल्ट का थोड़ा सा असर कम हो जाए और लोग हमसे थोड़ा सा वो हो जाए। नेचर ऑफ रिवॉल्ट कैसा था इस नेचर रिवॉल्ट का, तो लाइक वेदर इट इज अ वॉर का जो नेचर था वो ऐसा था कि स्टार्टिंग में सब के सब बड़े जोश में थे कि हमें इसका हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमें इसका एक तरीके से आंसर देना है, बट धीरे धीरे करके इसका नेचर कम हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको धीरे धीरे कहीं ना कहीं सांत्वना दी कि हम ऐसे करेंगे, सॉरी बोला, अपोलोजाइज किया, ठीक है। ये सारी चीजें करते हुए फिर ये रिवॉल्ट उतना ज्यादा वो नहीं रहा, ठीक है। तो ये हमने छोटा सा देखा चीजों को कि एक जल्दी से हमने एकदम कवर कर लिया कि क्या है रिवॉल्ट ऑफ 1857। आई होप आप लोगों को ये वाली चैप्टर, ये वाली चीज क्लियर होगी, किसके अकॉर्डिंग क्यों ये रिवॉल्ट का एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, किस लिए और कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन खड़ा हुआ है इस रिवॉल्ट के प्रदर्शन के लिए, और कैसे करके सब लोग हो गए, बट एट द लास्ट में ब्रिटिशर्स थे शातिर, उन्होंने रिवॉल्ट को एकदम कंप्रेस कर दिया। तो ये चीजें थी। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुई होगी। So then I will meet you in the next class. Thanks for watching.